यस तो मैं हमेशा क्लास की शुरुआत कैसे करती हूँ आज से बताती हूँ। अभी डेमो लेक्चर्स तो खत्म हो गए, तो आज से हमारा प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो यस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट। देवराज हमेशा गुड मॉर्निंग करता है एंड मैं हमेशा बोलती हूँ यस। सो गुड मॉर्निंग ऑल। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं क्या करती हूँ, गुरुर ब्रह्मा श्लोक आता है सबको, वो मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड आपको महामृत्युंजय मंत्र पता है किसी को? ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो 2 श्लोक हम हर रोज बोलने वाले हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो ये मैं सारे लेक्चर्स में करती हूँ मेरे। ओके, फाउंडेशन अकाउंट्स, इंटरमीडिएट अकाउंट्स, तो वो हर रोज पहले हम श्लोक बोलेंगे एंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो हाथ जोड़ो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलो, सो होमवर्क के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे ना, फटाफट आप आंसर्स दोगे। शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड देन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से, रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल में जो सब क्लासिफिकेशन है नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव। क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल, सेल्स नॉमिनल, बैंक एफडी ओके, पर्सनल या रियल दोनों करेक्ट है। ओके, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है तो रियल एसेट है। कैश रियल, बैड डेट्स लॉस है तो नॉमिनल, करेक्ट। कैपिटल पर्सनल, सेल्स टैक्स पेएबल पर्सनल, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये गवर्नमेंट को ना, ये अकाउंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ट्रेड रिसीवेबल्स पर्सनल, डेप्रिसिएशन नॉमिनल, ड्राइंग्स पर्सनल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, करेक्ट। ओके, ये कौन से अप्रोच से हुआ सब? हाँ, नाउ नेक्स्ट अप्रोच कौन सा है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मतलब आइदर वो एसेट होगा या लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, या कैपिटल और ड्राइंग्स। यस, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट, सेल्स इनकम, बैंक एफडी एसेट, कैश एसेट, बैड डेट्स इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर। कैपिटल कैपिटल, सेल्स टैक्स पेएबल लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स ड्राइंग्स। ओके, ये समझा। फिर सेकेंड क्वेश्चन था 5 जर्नल एंट्रीज। सो फर्स्ट देखो, एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वर्थ ₹1 लाख, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 75,000 ऑन द ईव ऑफ दीपावली। ईव ऑफ दीपावली मतलब दिवाळीच्या पूर्व संध्येला। ओके, 1 डे बिफोर दिवाली, दैट इज ईव ऑफ दिवाली। एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने पूरा गेम किया है। हाँ, सो अगर आपका एम्प्लॉयर, हम एम्प्लॉयज है और हमें दिवाली के 1 दिन पहले वो स्टॉक दे रहा है उसका, मतलब गुड्स, मतलब कुछ, तो फॉर एग्जाम्पल चितळे बंधु है तो उन्होंने फराळ, दिवाली फराळ दिया आपको, तो हमें एज ए एम्प्लॉय क्या लगता है? दिवाली का गिफ्ट मिला है ना हमें, ऐसे लगता है ना। लेकिन एम्प्लॉयर यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो, नेक्स्ट मंथ के सैलरी से डिडक्ट कर रहा है कि दिवाली के टाइम याद है कि तुम्हें फराळ दिया था, उसकी कॉस्ट 1000 थी,
तो अभी नेक्स्ट मंथ के सैलरी अगर तुम्हारी 10,000 है तो तुम्हें 9,000 ही सैलरी मिलेगी। मतलब वो गिफ्ट था क्या? नहीं। गिफ्ट होता मतलब क्या, नेक्स्ट मंथ उसको पूरी सैलरी मिलती ना 10,000। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर ने क्या गेम किया, उस दिन तो लगा गिफ्ट मिला रहे हमें दिवाली का, एंड नेक्स्ट मंथ समझा कि वो गिफ्ट नहीं था, वो तो हमारी सैलरी उन्होंने 1,000 दी है पहले ही आपको, तो अभी 9,000 ही देना बाकी है, ऐसे ट्रीट हुआ। मतलब उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसको क्या सैलरी ट्रीट किया जाएगा। सो सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, एंड सैलरी हमें कैश में मिली क्या? नहीं, गुड्स मिले ना। सो टू परचेसेस, एंड ये हमने खरीदा नहीं था। अगर हमने खरीदा होता तो एम्प्लॉयर ने सेल किया रहता, तो सेल मतलब सेलिंग प्राइस लेनी है। यहाँ पर हमने खरीदा नहीं है, वो हमें एज अ सैलरी मिल रही है। सैलरी कैश में देने की जगह सैलरी फरार फॉर्म में मिल रही है हमें, सो हमें कॉस्ट लेनी है। सेल अगर हुआ तो ही आप सेलिंग प्राइस लोगे, हाँ 1 लाख। यहाँ पर सेल नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को सेल कर रहा है क्या फरार? सेल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? यही तुम्हारी सैलरी है, मतलब कॉस्ट पे आएगा ना। सो आपको यहाँ पर अकाउंट्स भी कौन से दो अफेक्ट हो रहे हैं वो समझना पड़ेगा ट्रांजैक्शन पढ़ के। तो ट्रांजैक्शन क्या है कि एम्प्लॉय ने क्या लिया, इन्वेंट्री लिया, मतलब स्टॉक लिया, एंड सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब वो सैलरी है एंड कैश में पेमेंट नहीं हुआ, गुड्स गए, मतलब क्रेडिट किसको जाएगा? परचेसेस को। ओके, उतने से परचेसेस कम हुए, मतलब परचेस अमाउंट कम नहीं हुई। जो गुड्स परचेस किए वो आपके गोडाउन में रहेंगे। उस गोडाउन में से आप इमेजिन करो एक गोडाउन जिसमें सारा फराया पड़ा हुआ है, चिवड़ा चकली लाडू, एंड कुछ आप सेल कर रहे हो। ओके, कुछ एम्प्लॉयज को दे रहे हो एज अ सैलरी, कुछ अनाथ आश्रम में गिफ्ट कर रहे हो। ओके, तो ऐसे जो भी आप कर रहे हो तो परचेसेस अकाउंट से उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना सैलरी को। घर पे लेके गए, घर पे मम्मी को बताया हमारा ही दुकान है ना, तुम मत बनाओ, पर है जो दुकान में बन रहा है वही घर पे लेके आओगे ना, आपके घर में अलग से क्यों बनेगा फिर? तो वो ड्राइंग्स हो गया ना। तो ड्राइंग्स टू परचेसेस, आपने अनाथ आश्रम में गिफ्ट दिया तो वो क्या हो जाएगा? डोनेशन टू परचेसेस। ओके, सो घर पे लेके गए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना है, अनाथ आश्रम में दिया तो डोनेशन डेबिट करना है, एंड एम्प्लॉयज को दिया एंड उनको बताया कि दिवाली गिफ्ट नहीं है, नेक्स्ट मंथ से डिडक्ट होने वाला है, तो सैलरी। एंड अगर आप सच में गिफ्ट देने वाले हो एम्प्लॉयज को तो दिवाली गिफ्ट अकाउंट डेबिट करना है, एंड क्रेडिट तो सबके लिए परचेसेस ही आएगा। एंड फिर ये क्लियर हुआ कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट। फिर यहाँ पर बात आती है कि दो अमाउंट्स दिए इन्होंने, एक दिया है 1 लाख एंड एक दिया है 75,000, तो कौन सा लेना है? कॉस्ट लेना है, क्योंकि सेल नहीं है। ओके, आप ड्राइंग्स करोगे तो भी कॉस्ट ही लेना पड़ेगा क्योंकि सेल नहीं है। आप डोनेशन दोगे तो भी कॉस्ट ही लेना पड़ेगा, एंड सैलरी के लिए भी कॉस्ट ही लेना पड़ेगा। तो सेल कब लेना है? जब सेल कर रहे होंगे तभी सेलिंग प्राइस लेनी है ना। ओके, क्लियर हुआ ये? सेकंड देखो, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। इरेक्शन का मीनिंग लिखो इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके केबिन में आपने एसी मंगवाया है, एंड आपके ऑफिस में जो लेबर काम कर रहा है, वर्कर, तो वो वर्कर क्या बोलता है कि मैम मुझे एसी लगाना आता है, इंस्टॉल करना। तो आपने जिससे एसी खरीदा है ना, उनको बोलो कि आप सिर्फ एसी लाके दो, इंस्टॉलेशन आप मत करो, मेरे एम्प्लॉय को इंस्टॉलेशन आता है। तो अभी जो आपका वर्कर है वो जो डेली काम करने के लिए आता है आपके ऑफिस में, वो डेली एसी लगाने के लिए नहीं आता है, कुछ तो आपके ऑफिस का काम करने के लिए आता है ना, वो जिसके आप उसको वेजेस देते हो, सैलरी देते हो। एंड आज वो क्या काम करने वाला है? आपका एसी लगाने वाला है। तो यहाँ पर पर्पस देखना है, वेजेस जो पे किए आपने वो डे टू डे काम के लिए अगर पेमेंट किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट करना है, बट आज का डे टू डे काम नहीं था उसका, आज क्या काम करने वाला था? वो
इंस्टॉलेशन। आप क्या बोलोगे, इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट करना ही है ना किसी को, तो जिससे एसी लिया उसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा ही एम्प्लॉय कर रहा है तो इसको, मतलब आपको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन पेमेंट चार्जेस किसी ना को तो देने ही है, करेक्ट। तो आपने क्या डिसाइड किया कि चलो फिर एम्प्लॉय को ही काम देते हैं, उसको भी थोड़ा एडिशनल पेमेंट मिलेगा। तो उस केस में इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आपने पे किए वो वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं होंगे, वो कहाँ पर डेबिट होंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट होंगे। सो जो भी आप एसेट खरीदते हो, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी कुछ खरीदी, तो वो रेडी टू यूज इस पोजीशन तक आने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे उस एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं, ऐड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। कहाँ तक के, रेडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल आपने एसी मंगवाया और आपके ऑफिस में उधर उसने रख दिया एसी फ्लोर पे, तो वो रेडी टू यूज है, आप ऐसे एसी यूज कर सकते हो क्या फ्लोर पे रखा हुआ। सो रेडी टू यूज वो कब होगा बताओ, जब वो माउंट होगा ना वॉल पे, उसका ये सब पाइपिंग करना पड़ेगा, आगे पानी जाता है ना पाइप से, तो उसके लिए कुछ स्टोरेज करना पड़ेगा। तो ये सब इंस्टॉलेशन होने के बाद नाउ योर एसी इज रेडी टू यूज। तो तब तक का सारा खर्चा क्या करना है आपको, एसेट में ऐड करना है। ओके, अभी आपका एसी लगा के 1 साल हो गया, आपने 1 साल एसी यूज किया, अभी रिपेयर्स मेंटेनेंस का वक्त आया, तो ये जो रिपेयर्स मेंटेनेंस है वो आफ्टर यूज है। उसका सर्विसिंग भी करना पड़ता है, जैसे आप व्हीकल्स का सर्विसिंग करते हो। ओके, सो सर्विसिंग चार्जेस होते हैं, रिपेयर्स मेंटेनेंस होता है। तो ये सब कहाँ पर जाएगा, ये एसेट में ऐड करना है क्या बताओ, फिर ये कहाँ पर जाएगा, P&L को डेबिट ना, रिपेयर्स मेंटेनेंस अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ। इसलिए वो वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ये कहाँ पर ऐड किया, मशीनरी, ये वेजेस को डेबिट नहीं होगा। नॉर्मल डे टू डे काम के लिए जो वेजेस पे करोगे वो कहाँ पर जाएंगे, वेजेस अकाउंट को डेबिट होंगे, और ये कहाँ पर जाएगा, मशीनरी। सो मैंने डेबिट किसको करना है बताया, आप क्रेडिट आप बताओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट, क्योंकि पेड है ना। सो मशीनरी टू बैंक 18,000। Income tax liability of proprietor 17,000 was paid out of petty cash. So ये प्रोपराइटर का इंडिविजुअल खुद का इनकम टैक्स है, बिजनेस का नहीं है ये। तो ये पर्सनल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, ड्रॉइंग्स। ओके, एंड क्रेडिट पेटी कैश मतलब क्रेडिट कैश करना है। सो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन of the list price of 2 lakh and he allowed 10% trade discount. So and 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. तो डिस्काउंट के 2 टाइप्स होते हैं, पता है ना सबको, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है एंड कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। सो ट्रेड डिस्काउंट में से ट्रेड वर्ड का मीनिंग क्या है, बिजनेस। ट्रेड वर्ड का मीनिंग है बिजनेस। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए
ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, एंड कैश डिस्काउंट मतलब क्विक पेमेंट करने के लिए। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर क्विक पेमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने ये शॉप में बहुत बार देखा है कि 1000 को एक शर्ट है या कुर्ता है, एंड ऐसे करके ये देखा हुआ है 500 को, 1000 का शर्ट 500 को, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ओके, सो आप उस शॉप में गए एंड आपने ये खरीदा। ओके, तो आपको जो बिल मिलता है वो 1000 का नहीं मिलता है, कितने का मिलता है? 500 का। मतलब ये जो 500 डिस्काउंट था वो रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, बिजनेस बढ़ गया। आप सिर्फ 1000 लिख दो ऐसे, फिर सेल होता है क्या? देखो 1000 को एक शर्ट है, कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? इससे कस्टमर्स आएंगे क्या बताओ? बट आपने 1000 का शर्ट आज 500 में मिल रहा है, ऐसे लगाया तो आएंगे ना लोग। ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द बिजनेस, क्योंकि ट्रेड वर्ड का ही मीनिंग क्या है? बिजनेस है। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पर देखा है आपने? मैंने तो सिलाई में तो बहुत देखा है, 2 शर्ट्स पे 5 शर्ट फ्री वगैरह, तो वो भी ट्रेड डिस्काउंट का ही टाइप है ना, 2 शर्ट पे 5 शर्ट फ्री। अभी देखो किसी को एक ही शर्ट खरीदना है, उसकी रिक्वायरमेंट ही एक शर्ट की है, फिर वो जाके क्या देखता है, अरे 2 शर्ट पे 5 फ्री है क्या, तो वो दूसरा ऐसे ही लेता है, वो 5 शर्ट फ्री मिलने के लिए। ओके, सो वो जो कस्टमर था जो घर से निकला था, तब उसके दिमाग में क्या था कि मुझे सिलाई में जाके एक शर्ट खरीदना है, ऐसे उसके दिमाग में था। फिर उसने वहां पर क्या देखा कि 2 शर्ट खरीदे तो 5 शर्ट फ्री, इसलिए सेल बढ़ गया कि नहीं? जो कस्टमर आपके पास एक शर्ट खरीदने आया है उसने कितने लिए? 2, एंड फिर 5 फ्री। ओके, आगे जाके सिलाई वाले और क्या करते हैं पता है क्या? जब आपका बिल आता है ना, उसके साथ आपको ऐसे 3-4 कूपन देते हैं वो बिल के साथ। हाँ, एंड वो नेक्स्ट 1 मंथ में आप यूज करो कूपन तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी जिस बंदे ने इस मंथ में शॉपिंग किया है, तो आइडियल रिक्वायरमेंट, जरूरत, नेसेसिटी, गरज, माणसाची गरज, नेक्स्ट मंथ आपको फिर से शर्ट क्यों लगेगा? नहीं लगेगा आइडियली। ओके, आपका कुछ बर्थडे नहीं है, कुछ फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं है, फिर हम क्यों फिर से शॉपिंग के लिए जाते हैं? क्योंकि मैम कूपन मिला है ना, वो 1 मंथ के लिए ही वैलिड है, डिस्काउंट मिलने वाला है अगर मैंने 1 मंथ के अंदर लिया तो क्या हुआ, मेरे पास और ऑप्शंस थे, जय हिंद था, कॉटन किंग था, और भी आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है पीटर इंग्लैंड, ये वो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। बट मैं सिलाई में ही जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कूपन सिलाई वर्ल्ड का है। ओके, सो क्योंकि कैसे इनकी शर्ट्स में बहुत सारा कंपटीशन है, आप सिर्फ जाओ नीचे और शर्ट्स के दुकान ही स्टार्ट होते हैं। ओके, तो अभी इस मंथ में तो इसने मुझसे खरीदा, अभी नेक्स्ट मंथ ये कहा मुझसे ही खरीदा, क्या गारंटी? ये कस्टमर ये दूसरे के पास जा सकते हैं कि नहीं? इसलिए वो देखो क्या करते हैं, एंड बिलिंग के टाइम आपको ऐसे 3 कूपन्स दे के रखे हैं, एंड घर पे कोई बात कर रहा है, अभी आपका भाई बोला कि मुझे ना मुझे नेक्स्ट मंथ शॉपिंग के लिए जाना है, तो आपको क्या क्लिक होता है, अरे वो सिलाई का कूपन है ना मेरे पास, वो लेके जाओ। तो आप अपने भाई को कंपल्सरी कहाँ पर भेजते हो? सिलाई। सो हो गया ना उनका सेल। तो ये जो सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ओके, एंड फॉर क्विक पेमेंट जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, वो आपने देखा होगा ऐसे कि ये कोर्स की फी है 10,000। ओके, कुछ तो बैडमिंटन का कोचिंग है या है कौन से स्पोर्ट्स का कोचिंग, बट आपने अगर
30 जून के पहले पेमेंट किया ना तो आपको फी सिर्फ 6000 ही लगेगी, 4000 ऑफ। ओके, दिस इज कॉल्ड अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड, जो अर्ली आता है वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट। सो इससे क्या हुआ, क्विक पेमेंट करेगा ना वो। हाँ, सो ये हो गया कैश डिस्काउंट एंड ये रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, क्योंकि ये सबको नहीं मिलने वाला है। अब अगर कोई बाद में आ गया 2 जुलाई को तो उससे आप कितना लोगे, 10,000 लोगे, और जो कस्टमर्स आपके पास बिफोर 30 जून आए उनसे कितना लोगे, 6000 ही लोगे। सो सबको नहीं है वो, बट ये तो सबको है ना, आप गए क्या, मैं गई क्या, सबको 500 में ही मिलने वाला है। सो आप रिकॉर्ड करते वक्त ही 500 करेंगे, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। इन्होंने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया था, 2 लाख पे 10%। 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरली, हाँ, एक जीरो हटा के 20,000, मतलब अमाउंट आ गई 1,80,000। 2 लाख माइनस 20,000 एंड देन कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ ना हमें 5,000 का। सो 1,80,000 माइनस 5,000, 1,75,000। तो यहाँ पर परचेस किए हैं गुड्स फ्रॉम नवीन, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है। कितने से डेबिट करोगे, 2 लाख से करोगे, 1,80,000। सो मतलब 20,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट था वो रिकॉर्ड नहीं होगा टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड ना। ये कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश डिस्काउंट। सो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 5,000 एंड पेमेंट। क्लियर हुआ ये? यस, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट 1,15 लाख एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये कितना आ रहा है, 12,50,000, 12,50,000। ओके, नाउ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एसेट्स होगा ना, मतलब 2,25,000। अभी ये एसेट्स है, कैपिटल दिया है, तो दिस माइनस दिस विल बी लायबिलिटीज 75,000 एंड यहाँ पर ये माइनस में दिया है। ओके, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज, बट माइनस माइनस प्लस होगा। सो ये कितना हो जाएगा, 59,80,000। ओके, हाँ, माइनस लायबिलिटीज मतलब एसेट्स एक्चुअली। ओके, सो ऐसे हम माइनस में कभी लिखते नहीं है, उन्होंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है या नहीं देखने के लिए ऐसे माइनस में लायबिलिटीज लिखे, ठीक है, बट ऐसे माइनस में नहीं लिखते हैं कभी हम लायबिलिटीज। माइनस एसेट्स इन निगेटिव सॉरी लायबिलिटीज इन निगेटिव फिगर मतलब ही एसेट। करेक्ट। नाउ आपको बताना है शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्लस डिक्रीज दैट इज माइनस एंड नो चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सो नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए हैं उसका एसेट के ऊपर क्या परिणाम होगा, इफेक्ट, आइदर एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज या कुछ भी चेंज। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर, ऑब्वियसली क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगा एंड पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ, मतलब यहाँ पर लायबिलिटी है। सो देखो, अगर हमने इमीडिएटली पेमेंट किया रहता तो फर्नीचर एक एसेट इंक्रीज हुआ एंड जो कैश का पेमेंट हम करने वाले हैं उसे दूसरा एसेट कम हो जाता, बट इस केस में सिर्फ एक एसेट बढ़ गया। सो इंक्रीज इन एसेट इतना ही इफेक्ट होगा ना, हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है, हम पेमेंट कब करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ। सो हमारा बैंक बैलेंस या कैश का बैलेंस कम नहीं हुआ। अगर इमीडिएट पेमेंट किया रहता तो दो इफेक्ट्स होते हैं ना एसेट पे, फर्नीचर इंक्रीज एंड कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस डिक्रीज, बट इधर क्या हुआ है, सिर्फ इंक्रीज इन वन एसेट फर्नीचर। नाउ कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विस, हमने किसी को तो रिपेयरिंग की सर्विस दी और उसकी हमें कैश मिली है, इंक्रीज इन एसेट। नाउ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब डेटर्स भी बढ़ गए एंड स्टॉक कम हुआ।
सो प्लस माइनस दोनों इफेक्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स बढ़ गए ना क्रेडिट सेल्स की वजह से, एंड कम क्या हुआ, स्टॉक ऑफ गुड्स। हाँ, गुड्स सेल किए मतलब स्टॉक कम हो गया ना। नेक्स्ट, विड्रॉवल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, क्या कम हो गया, कैश कम हो गई ना, ड्रॉइंग्स टू कैश एंट्री होती है, सो यहाँ पर एक एसेट कम हो गया। सो आपको एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं वही देखना है। ये हमने देखा था, हायर्ड एन एम्प्लॉई एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग, ठीक है। सो इसमें नो चेंज ना, सिर्फ एक मैनेजर आपने अपॉइंट किया, इससे क्या होगा, एसेट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50,000, परचेस रिटर्न कर दिया आपने, स्टॉक कम हो गया, सो माइनस, ओके। एंड यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी कैश पे की है उसको, सप्लायर को, तो वो वापस देगा, तो कैश इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर क्रेडिट बेसिस पे है, मतलब आपने अभी तक पेमेंट किया ही नहीं है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उस पे, सिर्फ स्टॉक कम हो जाएगा। वन ऑफ अवर डेटर एग्रीड टू पे हिज ड्यूज टू मिस्टर सी हु इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सो डेटर एंड क्रेडिटर, हम कंपनी है और हमारा जो डेटर है कौन है, नाम नहीं दिया है ना, डेटर का नाम नहीं दिया है। डेटर मतलब कौन सा पर्सन जिससे अमाउंट रिसीवेबल है, सो एक डेटर है, डेटर का नाम डेटर ही रखते हैं हम, ओके। एंड दूसरा है क्रेडिटर, एग्रीड टू पे हिज ड्यूज टू मिस्टर सी, मिस्टर सी क्रेडिटर है, ठीक है। सो डेटर से जो रिसीवेबल थी अमाउंट, वो क्या करने वाला है, डायरेक्टली क्रेडिटर को पे करने वाला है, तो इससे हमारे पास पैसे ही नहीं आने वाले। तो पैसे आते तो भी हम क्या करते हैं, डेटर्स से रिसीवेबल रिसीव किया डेटर से, एंड क्रेडिटर को पे किया हमने। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो रहा है, डेटर डायरेक्टली क्रेडिटर को पे कर रहा है, मतलब आपके एसेट्स भी कम हो गए एंड लायबिलिटी भी कम हो गई ना, क्रेडिटर्स कम हुए मतलब, विद द सेम अमाउंट बीइंग ड्यू टू हिम, तो यहाँ पर एसेट रिड्यूस हो गया, लायबिलिटी भी रिड्यूस हुई है, बट उसके बारे में हमें पूछा नहीं है, उन्होंने इफेक्ट सिर्फ एसेट्स के ऊपर के पूछे हमें। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मेहता एंड कंपनी टू परचेस ऑल रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, नो इफेक्ट, करेक्ट। सिर्फ आपने एक एग्रीमेंट की है किसके साथ, मेहता एंड कंपनी के साथ, कि नेक्स्ट ईयर से सारा जो हमारा रॉ मटेरियल हमें लगता है वो हम आपसे खरीदेंगे। सो इस एग्रीमेंट से स्टॉक के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी pertaining to year ended 31st March 22. Find the unknown showing the computation to support your answer. क्या क्या दिया है चेक करो। मशीनरी अकाउंट पेएबल मतलब ही कौन, क्रेडिटर्स। इन्वेंट्री, मुझे ये बताओ टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल इतना है, तो टोटल एसेट्स कितने होंगे, उतने ही होंगे ना। सो टोटल एसेट्स हमें मिल गए। हाँ, कैश नहीं पता, बैंक 80,000, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, लोन दिया है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है, ओपनिंग कैपिटल दिया है, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया है। ओपनिंग कैपिटल, लॉस एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर।
ये तीनों मिला के क्या कर सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल आ सकता है, लॉस को ऐड करना है या लेस, लेस, एंड ये कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ऐड, सो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख एंड माइनस 35,000, सो 10 लाख माइनस 30 70 माइनस 5 65, नहीं 10 लाख माइनस 35,000 लॉस, तो ये 65,000 आ गया ना, एंड इसमें 1 लाख इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दो, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, हाँ, ये गड़बड़ हो रहा है, ये 9,65,000 आएगा एंड ये 10,65,000, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपका। नीचे देखो क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स 15,55,000 के हुए हैं, वॉज मेड, ऑफ विच 15 लाख हैज बीन रिसीव्ड, तो कितना आना बाकी है 55,000, तो वो डेटर्स हो गए ना, ट्रेड रिसीवेबल्स 55,000, ओके। अभी ये टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000 है, इसमें से हमने अगर क्लोजिंग कैपिटल लेस कर दिया एंड अकाउंट पेएबल भी लेस कर दिया, तो बाकी का जो है वो लोन होगा ना, लायबिलिटी, उतनी एक ही लायबिलिटी बचती है, देखो कैपिटल एंड अकाउंट पेएबल, क्लोजिंग कैपिटल एंड अकाउंट पेएबल, इन दोनों को माइनस करके क्या बचता है, लोन। सो करो 14,15,000 माइनस 10,65,000, क्लोजिंग कैपिटल था ना ये, एंड अकाउंट पेएबल 1 लाख था। कैलकुलेटर लाया है क्या सबने, है ना, यस, कितना आ रहा है, कितना आया तुम्हारा, नहीं, फिर से करो, हाँ, $2,50,000 करेक्ट। ये क्या आया हमारा, लोन ना, वैसे ही कैश का भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स भी इतने ही होंगे ना, 14,15,000, टोटल एसेट्स में से मशीनरी माइनस करेंगे, इन्वेंट्री माइनस करेंगे, बैंक बैलेंस माइनस करेंगे, अकाउंट्स पेएबल पण लागेल ना मायनस करायला, अकाउंट्स पेएबल म्हणजे क्रेडिटर्स, ते पण मायनस करायला लागतील ना, म्हणजे उरलेलं लोन असेल। टोटल लायबिलिटीज इन्क्लूडिंग कॅपिटल 14,15,000 मायनस क्लोजिंग कॅपिटल 10,65,000 आणि अकाउंट पेएबल 1 लाख पण मायनस केलं, सो रिमेनिंग इज लोन 2,50,000। नाउ वैसे ही जैसे लोन एक ही लायबिलिटी बाकी थी, वैसे कैश नाम का एक ही एसेट बाकी है, तो उससे हम बाकी सारे एसेट्स माइनस करते जाते हैं। ये टोटल एसेट्स हुआ हमारा, हाँ, मशीनरी 12 लाख माइनस कर रही हूँ, इन्वेंट्री भी है ना 60,000 का, इन्वेंट्री 60,000, बैंक का बैलेंस 80,000 एंड 55,000 डेटर्स थे ना, ये सब माइनस करो, डेटर्स 55, हाँ 14,15,000 माइनस 80,000 माइनस सिर्फ 20,000 ना, 20,000, हाँ
ओके, सो 20,000 क्या आया हमारा कैश का बैलेंस आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? पजल्स भी सॉल्व करने को आ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज भी आ रहा है, क्लासिफिकेशन भी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जीएसटी रिलेटेड एंट्री। सो जीएसटी हमने देखा था कि पहले क्या था, टैक्स पे टैक्स हो रहा था ना। सो अभी जीएसटी की वजह से क्या होने वाला है, एक ही बार टैक्स लगेगा एंड उसका नाम क्या है, फुल फॉर्म जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, करेक्ट। ओके, सो अभी यहाँ पर टाइप्स एंड टैक्सेस देखो कैसे होने वाले हैं। टाइप्स इज डिपेंडेंट ऑन आप कौन से राज्य में सेल कर रहे हो, स्टेट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई। सो इंट्रा स्टेट, इंट्रा इज परचेस एंड सेल विद इन एक ही स्टेट। परचेस मैंने महाराष्ट्र से किया एंड सेल भी महाराष्ट्र में ही किया, तो वो इंट्रा हो गया ना, इंट्रा स्टेट। एंड परचेस आपने गुजरात से किया एंड सेल महाराष्ट्र में किया, तो वो क्या हुआ, इंटरस्टेट हुआ। सो ये जो कंसेप्ट है इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, ये डिपेंड है ऑन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम। सो मैंने परचेस किया महाराष्ट्र से, सो महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ सप्लायर, ओके, एंड मैंने सेल भी महाराष्ट्र में ही किया, तो इट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां पर वो कंज्यूम हुआ। एंड यहाँ पर परचेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब परचेस, मैंने अमूल आइसक्रीम खरीदा तो वो गुजरात से आया अमूल आइसक्रीम, एंड सेल कहाँ पर किया आपने अमूल आइसक्रीम, महाराष्ट्र में। सो दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर आइसक्रीम कंज्यूम हुआ, ठीक है। बालाजी वेफर्स खाते हो ना आप ब्रेक में, दैट बालाजी वेफर्स इज मैन्युफैक्चरर कहाँ पर है, गुजरात में अगेन। सो परचेस वहां पर सप्लायर का प्लेस है, ओके। सो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लायर मतलब जहां से आपने परचेस किया, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लायर, एंड जहां पर आपने कंज्यूम किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वो दोनों एक ही स्टेट में है तो इंट्रा, अलग अलग स्टेट में है तो इंटर। एंड ये सब छोड़ के वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज ट्रीटेड एज इंट्रा-स्टेट। Where the location of the supplier and place of supply of goods or services are in two different states, जैसे महाराष्ट्र गुजरात एग्जाम्पल लिया, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज या स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या, यूनियन टेरिटरी। सो आप कुछ नाम बताओ, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर्स दे रहे हो, आप देवराज, नाम बताओ केंद्र शासित। हाँ, डबल आर है ना आई थिंक, पौंडीचेरी। और कौन सा, हाँ हाँ, ज्योग्राफी अच्छा था इसका स्कूल में। दीव एंड दमन, अंडमान निकोबार,
लक्षद्वीप, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर हमने महाराष्ट्र से परचेस करके इधर किधर भी सेल कर दिया तो वो भी क्या होगा, इंटरस्टेट। ठीक है। सो इतनी वैरायटी सिर्फ इधर ही है, हाँ, भारत में। ओके। ये जीएसटी कहाँ से आया है, यूरोपियन कंट्रीज से। तो यूरोप में एक ही जीएसटी होता है, मतलब ये बॉटल खरीदी, इसके ऊपर 12% रेट है, तो 12% एक ही गवर्नमेंट को जाता है। इतना सब कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पर होता है बताओ, इधर ही होता है। सो इधर स्टेट का एसजीएसटी, सेंट्रल का सीजीएसटी एंड इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी। सो ये स्टेट वाइज प्रॉब्लम्स है ना इधर। ओके, क्योंकि रेवेन्यू किसका होगा मेन, वो है ना। अगर सेंट्रल का है तो सीजीएसटी मतलब ये किसका इनकम हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट एसजीएसटी है तो किसका हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का। एंड यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली भी है, हाँ, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। ओके। तो इंट्रा स्टेट हुआ, मैंने दिल्ली से ही परचेस किया एंड दिल्ली में ही सेल किया तो वो इंट्रा स्टेट। एंड यूटीजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, दैट इज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ ऑल्सो ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो उधर यूटीजीएसटी लगता है, मतलब यूनियन टेरिटरीज की हमने जो अभी लिस्ट की उसमें हमने चंडीगढ़ नहीं लिया था, नागरा ये भी नहीं लिया था, दादरा नगर हवेली नहीं लिया था एंड दिल्ली को नहीं लिया था। ओके। अभी उसमें भी देखो कैसे है कि ये जो है दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पर एसजीएसटी लगने वाला है। यूनियन टेरिटरीज में भी क्लासिफिकेशन है, अगर वो यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर है तो वो एसजीएसटी लगाएंगे एंड ये वाले यूटीजीएसटी लगाएंगे। कौन ये वाले, मतलब यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, मतलब जहाँ पर ये जीएसटी एक्ट नहीं है उस यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी लगने वाला है। सो यहाँ पर मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड चंडीगढ़ ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके। तो इंट्रास्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी टू यूनियन, मैंने लक्षद्वीप से ही खरीदा, लक्षद्वीप में ही सेल किया तो वो क्या हुआ, इंट्रास्टेट, बट वहां पर यूटीजीएसटी लगेगा। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे नहीं आते क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है ना, उतने ही ना, दीव, दमन, अंडमान निकोबार उतने ही इसको लगने वाले हैं। एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट। ठीक है। सो टाइप्स 4 हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी है, आईजीएसटी। सो इंट्रास्टेट है, सेम महाराष्ट्र में ही परचेस सेल, तो सीजीएसटी लगेगा है, एसजीएसटी। सो 18% है तो ये हाफ हाफ शेयर करेंगे, करेक्ट। एंड इंटरस्टेट है, मतलब मैंने गुजरात से अमूल आइसक्रीम लिया है, उसको महाराष्ट्र में सेल किया तो मुझे क्या लगेगा, आईजीएसटी 18% डायरेक्टली। आईजीएसटी किसका इनकम है, सेंट्रल। ओके। मतलब चल रहा है 2 स्टेट्स के बीच में परचेस सेल, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बट दोनों स्टेट्स को कुछ नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे 18%। फिर स्टेट वाले बोलेंगे कि हमारा भी तो इनकम चाहिए ना इसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करती है इसमें से। ठीक है। एंड सेम स्टेट में चल रहा है परचेस सेल तो क्या होता है, 9% मेरा, 9% तुम्हारा, हाफ हाफ। एंड दोनों स्टेट्स में है तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है ना, किसका मतलब किसका इनकम ट्रीट किया जाए, इस स्टेट का या उस स्टेट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास ही पूरा 18% लेती है एंड देन उसमें से क्या हो जाता है, हाँ, उसमें से
स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए जाते हैं। ओके, ये टाइप समझ में आ गए आपको। अभी इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी, इसकी वजह से ही क्या हुआ है, डबल टैक्सेशन नहीं होता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने अमूल आइसक्रीम की अगर फ्रेंचाइजी ली तो आपको अमूल कंपनी से डायरेक्टली आइसक्रीम आएगा एंड देन आप कस्टमर को सेल करोगे बाद में। सो आप जब आइसक्रीम खरीदोगे अमूल कंपनी से तब आपको खरीदते वक्त अमूल भी उसमें टैक्स लगाएगा ना। तो आपने पेमेंट किसको किया है, अमूल को परचेस करने के लिए आइसक्रीम। वो परचेस करते वक्त ही इनडायरेक्टली टैक्स पे हो गया आपका। अभी आप जब कस्टमर को सेल करोगे तब उसमें टैक्स इंक्लूड होगा ना। ओके, तो जो कस्टमर से आप कलेक्ट करोगे अमाउंट, उसमें से आइसक्रीम की अमाउंट हमारे पास रखनी है एंड टैक्स का पोर्शन गवर्नमेंट को आपको पे करना है, बट पूरा नहीं पे करना है। उसमें से डिडक्ट क्या करना है, जो आपने अमूल को पेमेंट करते वक्त टैक्स का पेमेंट किया होगा ना, अमूल को जो पेमेंट हुआ आइसक्रीम का, उसी पेमेंट में टैक्स का पोर्शन भी इंक्लूड था। वो टैक्स का पोर्शन लेस करके डिफरेंस अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करोगे। इससे क्या होगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली टैक्स कौन पे कर रहा है, देखो आपने जो अमूल को पेमेंट किया उस पेमेंट में टैक्स इंक्लूड था। अगर आपने अमूल को 1000 पेमेंट किया और उसमें टैक्स का पोर्शन था 18 एंड आपने बाद में सेल किया कस्टमर्स को 2000 को, तो उसमें 36 टैक्स का पोर्शन है। तो ये 36 आप गवर्नमेंट को नहीं पे करोगे। सो कलेक्ट करते वक्त 36 कलेक्ट किया आपने अमाउंट 36 रुपीज फ्रॉम कस्टमर्स, बट आपने ऑलरेडी पे किया है 18 अमूल को, तो 36 माइनस 18 रिमेनिंग ही आप गवर्नमेंट को पे करोगे 18। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये 36 का भी पेमेंट आप दे रहे हो गवर्नमेंट को एंड 18 भी इनडायरेक्टली दिया है ना आपने गवर्नमेंट को, मतलब 2 बार टैक्स लगा ना उसको। सो 2 बार टैक्स नहीं लगने के लिए क्या करना है कि जो परचेसेस आपने किए हैं, परचेसेस के टाइम जो टैक्स आपने पे किया है तो वो माइनस कर दो। ये टैक्स हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। 1000 का हमारा प्रोडक्ट था, वो परचेस किया हमने अमूल से। इसी 1000 पेमेंट करते वक्त 18 आपने ऑलरेडी टैक्स का पार्ट पे किया था। अभी आपका प्रॉफिट लगाओगे ना इसमें, 1000 का माल खरीद के 1000 में ही सेल करोगे तो वो समाज सेवा हो गई ना। फिर आपको क्या बचा प्रॉफिट बीच में, कुछ नहीं। तो आपने कुछ प्रॉफिट ऐड किया, 1000 प्रॉफिट ऐड करके 1000 की चीज आप 2000 में सेल कर रहे हो, तो ही प्रॉफिट आपको होगा कुछ तो 2000 जब आप कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम कस्टमर, तो उसमें 36 अमाउंट कलेक्ट हो गई है टैक्स की, तो वो अब हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। तो वो 36 पूरा नहीं पे करना है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि उसमें से 18 आपने ऑलरेडी पे किया है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे किया, बट आपने अमूल को पे किया था ना 18। इनडायरेक्टली अमूल आगे किसको पे करने वाली है, गवर्नमेंट को ही पे करेगी ना टैक्स। सो इसलिए आप पूरा 36 नहीं पे करोगे गवर्नमेंट को, वो जो अमूल को 18 पहले ही पे किया है वो माइनस करके डिफरेंस 18 पे करोगे। ओके, सो जो कस्टमर्स को आप लगाते हो टैक्स, मतलब ये 36, तो आपके गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, सेल हो रहे हैं मतलब, इसलिए आउटपुट जीएसटी बोलते हैं उसको। एंड जब हम अमूल से खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहे हैं ना इन, तो इसको क्या बोलोगे, सो इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी समझ में आ गया आपको। ओके, आपको उधर साइड जाके बैठना है तो बैठो, क्योंकि इसको एसी लग रहा है, आपको नहीं तो उसके नीचे जाओ, एसी के नीचे शिफ्ट हो जाओ। और तुम्हें पीछे शिफ्ट होना है तो पीछे, क्योंकि वहां पे आता है। ईशान तुम वो प्लेस लेना, वो अच्छी है एसी के लिए, एग्जैक्ट वहां पर आते रहता है, नहीं तो इधर सामने उधर बैठो।
सो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो उन्होंने, इफ टैक्स पेएबल बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑन द आउटपुट इज फाइनल प्रोडक्ट इज 750 एंड ही हैज ऑलरेडी पेड टैक्स ऑफ 500 ऑन इनपुट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा बताओ, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट सेल करेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट सेल करते वक्त मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करता है। सो होलसेलर को उसने टैक्स कितना लगाया था, 750, बट 750 उसने कलेक्ट किया फ्रॉम होलसेलर्स, बट उसने खुद मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल के परचेस किए थे ना, तब उसने 500 पे किया था टैक्स। तो अभी वो बैलेंस कितना पे करेगा, 250 पे करेगा। सो ही कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट 500, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट मिलना, इसको क्रेडिट दिया गया मतलब उसको क्रेडिट दिया मतलब बेनिफिट दिया ना, उसने जो पहले 500 पे किए हैं, कब पे किए थे, रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त उसने 500 टैक्स पे किया था, तो उसका उसको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा मतलब बेनिफिट मिलेगा, तो उसको पूरा 750 नहीं पे करना है गवर्नमेंट को। तो इससे क्या होता है, देखो मैंने 500 पे किए, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका फिनिश गुड्स बनाया प्रोडक्ट एंड आगे होलसेलर को सेल कर दिया। अभी होलसेलर को मैंने बिल दिया, उस बिल में मेरा अमाउंट भी आ गया सेल का, प्लस 750 जीएसटी का भी अमाउंट मेरे पास आ गया। तो 750 जब आता है तब मैंने ऑलरेडी रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त 500 पे किया था, तो मैं मेरे 500 रिकवर करके लूंगी ना इससे 750 से, एंड बाकी के 250 किसको देने हैं, गवर्नमेंट को। ओके, तो मुझे 2 बार टैक्स लगा क्या, नहीं लगा, जो मेरे 500 पे हुए थे वो मैंने रिकवर करके लिए और मैंने सिर्फ ऊपर का अमाउंट पे किया 250, एंड होलसेलर ने 750 पे किया है, वो आगे रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर को उसने 1000 टैक्स लगाया, तो उसने ऑलरेडी 750 मुझे पे किया था, इसलिए वो ऊपर का 250 पे करेगा। ओके, सो ऐसे करते करते रिटेलर हमें कंज्यूमर को सेल करता है एंड तब 1250 आ गया टैक्स का अमाउंट, तो उसने ऑलरेडी 1000 पे किया है ना होलसेलर को, एंड कंज्यूमर से कितना लेता है वो 1250, मतलब अल्टीमेटली टैक्स किसको पे करना पड़ता है, कंज्यूमर, हम, क्योंकि हम आगे किसी को सेल नहीं करने वाले, हमने मैगी खरीद ली तो हम आगे सेल नहीं कर रहे, हम ही खा रहे हैं ना, तो जो लास्ट कंज्यूमर है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब इनडायरेक्टली हम कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं देखो। ओके, आपने कुछ भी पार्ले जी बिस्किट खरीदा, टैक्स पे किया, बालाजी के वेफर्स खरीदे, टैक्स पे किया, ठीक है, और वो हमें समझता नहीं है क्योंकि हमें क्या लगता है वेफर्स खरीदे मैंने 10 रुपए देके, बट आपने उसी टाइम टैक्स भी पे किया हुआ है। सो अभी आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, सीए के स्टूडेंट हो आप, 2 टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। तो किससे ज्यादा इनकम मिलता होगा गवर्नमेंट को, जीएसटी से, क्योंकि एक बेगर भी पार्ले जी खरीदता है तो वो टैक्स पे कर रहा है जीएसटी, बट वो इनकम टैक्स पे करता है क्या, बताओ, नहीं। आपने स्पेशल 26 जैसे मूवीज देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो आज का होमवर्क है, स्पेशल 26, मतलब उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर रेड डालते हैं, रेड डालना मतलब जाके देखना कि तो सारी कैश वगैरह उधर से निकलती है। तो इनकम टैक्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ता है ना, इतने इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपॉइंट करो, वो रेड डालने के लिए जाएंगे, उनकी सैलरी पे करो, क्योंकि वहां पर चांसेस क्या है, टैक्स मतलब छुपाने के चांसेस होते हैं ना। अभी जो कैश में सेल होते हैं, कैश में बिजनेस, अभी यहाँ पर चाय की टपरी, समोसा टपरी, वो कैश में अगर मिलता है उनको, तो उनका इनकम ही पता नहीं है ना, तो एग्जैक्टली टैक्स उनको कितना पे करना है, तो वहां पर टैक्स छुपाने के चांसेस ज्यादा होते हैं इनकम टैक्स में।
जीएसटी में ऐसे ही नहीं ना, मैगी खरीदी तो इनडायरेक्ट हो ही गया पेमेंट। ओके, तो इसलिए वहां पर ज्यादा आपको ऑफिसर्स भी लगाने नहीं पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गवर्नमेंट की कम एंड इनकम ज्यादा, एंड टैक्स सब लोग पे कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये श्रीमंत है तो यही पार्ले जी के ऊपर जीएसटी पे करेगा और ये बेगर है तो ये नहीं पे करेगा। एक बेगर को भी 10 रुपए में ही पार्ले जी मिलेगा एंड उसको भी 10 रुपए में ही पार्ले जी मिलेगा। मतलब दोनों इक्वली टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी। मतलब सारे इनडायरेक्ट टैक्स अभी एक ही हुए हैं जीएसटी। सिर्फ ये सारे पुराने जो टैक्सेस थे, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वो सारे मर्ज हो गए जीएसटी में। सिर्फ एक ही टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी। क्या उसका और एक नाम क्या है पता है क्या आपको? इंपोर्ट ड्यूटी। ये सिर्फ मर्ज नहीं हुआ है जीएसटी में, ये अभी भी है। एंड ये किसका इनकम है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूटी ऐसे बोला जाता है क्योंकि पुराने जब राजा लोग थे, राजा एंड फार्मर्स, ओके, तो कैसे था कि फार्मर्स की ड्यूटी होती है कि फार्मर्स का फॉर एग्जांपल राइस का फार्मिंग है, राइस का, हाँ, तो अगर 100 किलो राइस निकला 100 kg फ्रॉम हिज फार्म, तो उसमें से 2 kg राजा को देना है। ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे वो ड्यूटी नाम आया है। एंड अभी तक वो वही नाम कंटिन्यू है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो ये ड्यूटी है मतलब लोगों की कि राजा को पे करना। अभी राजा बीजा नहीं होता, आपको पता है, सरकार होती है अभी, तो वो, लेकिन वो ड्यूटी नाम वैसे ही रहेगा। बट यहाँ पर टैक्स कुछ इसमें चेंजेस हो गए, इनकम टैक्स और क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो ड्यूटी वर्ड वहां से आया हुआ है पुराने जमाने से। अभी जो हमने टैक्स पे किया हुआ है ऑलरेडी, उसका हमें क्रेडिट मिलने वाला है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो वो क्रेडिट कैसे मिलेगा? देखो, हम क्या क्या टैक्स पे कर सकते हैं। एक तो हमने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे किया रहेगा अगर सेम स्टेट में चल रहा है तो, ओके। दूसरे स्टेट से हमने परचेस किया तो हम महाराष्ट्र में है, हमने गुजरात से परचेस किया तो आपने आईजीएसटी पे किया रहेगा, ओके। सो अभी ये जो टैक्स आप पे कर रहे हो उसका क्रेडिट कैसे मिलने वाला है? देखो आपको, फर्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट। आईजीएसटी मतलब 2 अलग स्टेट ना। आईजीएसटी क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी। आईजीएसटी लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र में हो एंड आपने आगे कर्नाटक में सेल किया, तो जब आप कर्नाटक में सेल करोगे तो आपके इनवॉइस में, बिल में आप आईजीएसटी टैक्स लगाओगे ना। एंड आपने महाराष्ट्र में ही सेल किया तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा, सेम स्टेट में सेल किया तो अगर आपने गुजरात से खरीदा है एंड कर्नाटक में सेल कर रहे हो, सो 3 स्टेट्स। सो परचेस यहां से यहां हुआ, तब हमने इनको क्या पे किया? आईजीएसटी पे किया। अभी मैं महाराष्ट्र में बिल निकाल रही हूं, हमारा कस्टमर कहां पर बैठा है? कर्नाटक में। तो इस बिल में मेरी आईजीएसटी लायबिलिटी क्रिएट हुई ना, ओके। तो मैं ये कर्नाटक के सप्लायर से पैसे लूंगी एंड ये जो अमाउंट अगर 2000 आ गई आईजीएसटी की, तो मैं 2000 पूरा पे करूंगी क्या गवर्नमेंट को? इसमें से ये जो मैंने अगर 600 पे किए हैं आईजीएसटी के, तो वो पहले माइनस करके 1400 ही आईजीएसटी पे करना है मुझे। तो जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो फर्स्ट आईजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको माइनस करना है। क्रेडिट लेना मतलब बेनिफिट लेना। सो आईजीएसटी ऐसे याद रखो, मैंने आईजीएसटी पे किया है, मैंने आगे लायबिलिटी लगाई, तो जो अमाउंट आएगी आईजीएसटी की
उससे मैंने जो ऑलरेडी IGST पे किया है वो लेस करूंगी। ये फर्स्ट हुआ। हाँ, एंड वो लेस करने के बाद भी आपका IGST में बैलेंस है, मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर 600 की जगह हमने 2600 पे किया है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होगा, देखो यहाँ पर तो लायबिलिटी 2000 की है, सो ये तो नील होगा। फिर भी मैंने ज्यादा पे किया है ना, तो 600 क्या है, बैलेंस है ना। फिर इसको कहां पर यूटिलाइज करोगे, तो वो आगे दिया है। एंड इफ एनी बैलेंस इज स्टिल अवेलेबल द सेम कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट CGST और एंड SGST in any order and in any proportion। सो कौन से भी ऑर्डर में आप दे सकते हो एंड कौन से भी पोर्शन में। ओके, मतलब हाफ हाफ देना है तो हाफ हाफ दो, सिर्फ CGST के अगेंस्ट देना है तो वैसे दो, SGST के अगेंस्ट देना है तो SGST के अगेंस्ट दो। ऐसे क्यों है, इसका रीजन समझो। आपको ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन समझने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि ये इनकम किसका है। IGST इनकम किसका है बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर आपने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को 2600 पे करके रखा है, ओके, तो आप उसका क्रेडिट IGST के अगेंस्ट ले ही सकते हो ना, क्योंकि ये जो IGST 2000 है वो भी किसको आप देने वाले हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट का है IGST, इसलिए पहले IGST यूटिलाइज कर दो। बट उसके बाद भी बैलेंस बचा एंड मैंने CGST के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर दिया। तो CGST किसका इनकम है, सेंट्रल का। तो CGST की लायबिलिटी आपकी कब जनरेट होंगी, जब मैं महाराष्ट्र में ही किसी कस्टमर को पकड़ूंगी। महाराष्ट्र में ही मैं सेल कर रही हूं, तो अभी मैं 2 टैक्सेस लगाऊंगी ना, CGST एंड SGST। तो CGST एंड SGST लायबिलिटी जो मेरे क्रिएट हो रहे हैं कब होंगे, जब मैं महाराष्ट्र में ही सेल करूंगी तब। एंड तब लायबिलिटी मेरी 600 आ गई, तो ये 600 बैलेंस नील, मतलब मुझे कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि CGST भी किसका इनकम है, सेंट्रल का। बट वो बोल रहे हैं कि SGST के अगेंस्ट सेट ऑफ किया तो भी चलने वाला है। ओके, किसी को भी सेट ऑफ करो बोल रहे हैं ना वो, CGST एंड और SGST इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन, क्योंकि जो IGST का इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में थोड़ा सा देना है स्टेट गवर्नमेंट को, करेक्ट। सो मैंने अगर SGST के SGST इनकम आइडियली किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। सो IGST का सेट ऑफ मैंने SGST के अगेंस्ट भी ले लिया तो भी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि IGST का थोड़ा इनकम स्टेट को देना ही है ना, तो वो डायरेक्टली SGST मैंने दे दिया तो इनकम आ ही गया SGST के पास। ठीक है, सो IGST का सेट ऑफ पहले IGST के अगेंस्ट ही करना है, फिर भी कुछ बैलेंस बचा तो CGST और SGST। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ CGST किसका है ये इनकम, हाँ, तो CGST क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट CGST लायबिलिटी एंड इफ एनी बैलेंस इज अवेलेबल सेम कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट IGST, क्योंकि IGST भी किसका इनकम है, सेंट्रल का। हाउएवर CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट SGST, क्योंकि SGST स्टेट का है ना। अभी CGST का क्रेडिट मतलब आपने CGST 2000 पे करके रखा है एंड SGST की लायबिलिटी आ गई 2000 और आपने उनको बोला कि ये क्या CGST मैंने 2000 पे करके रखा है, तो उसका ही सेट ऑफ लेती हूं मैं SGST के अगेंस्ट। तो SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, वो CGST जो तुमने पे किया है वो तो सेंट्रल का पेमेंट किया है तुमने, SGST इज मेरा स्टेट का इनकम, तो मेरे अगेंस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट का सेट ऑफ नहीं चलेगा। तो तुम्हारा जो CGST का पेमेंट हो चुका है वो CGST के अगेंस्ट ही करो,
नहीं तो आईजीएसटी के अगेंस्ट करो, क्योंकि वो भी किसका इनकम है, सेंट्रल का। एसजीएसटी के अगेंस्ट वो नहीं चलेगा। ओके, सो हमें क्या याद रखना है, इनकम किसको जा रहा है, उस हिसाब से सेट ऑफ मिलेगा। ठीक है, सीजीएसटी इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनकम है उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब सीजीएसटी के अगेंस्ट या आईजीएसटी। अभी एसजीएसटी का कैसे होगा, पहले किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, एसजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट। एंड इफ एनी बैलेंस इज अवेलेबल सेम कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट आईजीएसटी। ओके, आईजीएसटी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का है पेमेंट, बट आईजीएसटी में कैसे है मैंने बताया आपको, बाद में थोड़ा पेमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, सो स्टेट जीएसटी मतलब जो स्टेट के पास, महाराष्ट्र स्टेट के पास इनकम आ रहा है, अभी आपका क्रेडिट यूटिलाइज होने के बाद भी बैलेंस 600 बचा है, तो आपका जो आईजीएसटी का लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। आईजीएसटी का पेमेंट सेंट्रल को जाने वाला है, बट वहां से थोड़ा अमाउंट फिर से स्टेट को आने वाला है। So however, SGST credit cannot be utilized against CGST, क्योंकि वो इनकम कभी भी आते नहीं है, क्योंकि वो 99% हाफ हाफ कर दिया है ना हमने ऑलरेडी, तो 9% पूरा सेंट्रल को एंड 9% पूरा स्टेट को जाएगा। 9 का फिर से हाफ हाफ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 18 का ही ऑलरेडी हाफ हाफ हो चुका है 9। बट आईजीएसटी 18% हम पे कर देते हैं, तो उसका हाफ हाफ सेंट्रल करता है, तो इसलिए आईजीएसटी में चलेगा, आपने एसजीएसटी का सेट ऑफ लिया तो भी। ठीक है, ओके, 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन हम एंट्रीज देखते हैं। हाँ, दस मिनट घूम के आ जाओ एंड देन 1:30 तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जीएसटी का हो जाएगा कंप्लीट एंड देन लॉ। ओके, आपको मैथ्स के सर ने क्या बताया, कब तक नहीं है मैथ्स का, हाँ हाँ हो, 18 to 22 नहीं है लॉ, तो अकाउंट से हम ज़्यादा, अकाउंट्स का ही लेक्चर रहेगा, मतलब 11:30 to 1:30। ओके, लॉ के सर अकोला जा रहे हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं ना वो, सीए इंस्टीट्यूट में, तो वो 4 दिन उधर लेक्चर है उनका, 18 to 22। नहीं, एक ही टीचर है ना, क्योंकि हाँ, एंड मैथ्स के सर गोवा गए हैं घूमने नहीं। ओके, वो सनातन संस्था का काम करते हैं ना, तो वहाँ पे वॉलेंटियरिंग के लिए गए हैं वो, सो वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है, मतलब उनका शेड्यूल वॉलेंटियर्स का। हाँ करेक्ट, सो आपको तब तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूं क्या मैथ्स के, पहले के बैच के देखने हैं क्या आपको, मतलब सर भी सिखाएंगे आने के बाद, बट आपका टाइम वेस्ट ना होने के लिए लेक्चर्स देखते रहो ना, 2 बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। ग्रुप पे डालती हूँ वो लेक्चर। एंड अकाउंट्स का ज़्यादा होमवर्क।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए क्या आप वापस ब्रेक के बाद? यस, सो हमने क्या क्या देखा, टाइप्स क्या क्या है? CGST, SGST, UTGST, IGST, टाइप्स देखे। उसके बाद आउटपुट GST होता है, इनपुट GST होता है। जो आप सेल पे टैक्स लगाते हो वो आउटपुट, एंड जो परचेसेस पे लगाते हो या एक्सपेंसेस पे लगाते हो वो इनपुट। फिर इनपुट टैक्स में हमने अलग अलग टाइप के टैक्स पे किए रहेंगे। CGST पे किया रहेगा, SGST पे किया रहेगा या IGST। UTGST भी पे किया रहेगा, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता। UTGST अगेंस्ट UTGST, क्योंकि वो स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज के लिए है। सो हमें सिर्फ टैक्सेस पेड एज SGST, CGST एंड IGST देखना है। सो मैंने इनपुट टैक्स में अगर IGST पे किया है तो उसका सेट ऑफ या इनपुट टैक्स क्रेडिट में लूंगी अगेंस्ट IGST, ठीक है, पहले, एंड उसके बाद भी बैलेंस है तो SGST या CGST कौन सा भी चलेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है, बट बाद में स्टेट को भी मिलता है शेयर। अभी CGST का क्रेडिट मैंने CGST पे किया है तो फर्स्ट यूटिलाइज अगेन CGST लायबिलिटी, एंड देन कुछ बैलेंस है तो IGST के अगेंस्ट चलेगा, बट SGST के अगेंस्ट नहीं चलेगा। वैसे ही SGST का स्टेट गवर्नमेंट का इनकम है तो SGST का यूटिलाइजेशन अगेंस्ट SGST, एंड देन स्टेट के अगेंस्ट वो नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ इनपुट GST को ट्रीट किया जाता है क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, मतलब उसको हम लेस कर सकते हैं, तो इसलिए वो एसेट है। इट्स लाइक प्रीपेड टैक्स, एंड आउटपुट GST लायबिलिटी है। इट इज चार्ज टू द कस्टमर और कंज्यूमर एंड इट इज पेएबल बाय द सप्लायर, इसलिए वो लायबिलिटी है। सो आउटपुट GST लायबिलिटी है एंड इनपुट GST एसेट है, करेक्ट। नेचर एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स एसेट्स। आपने गुड्स परचेस किए, आपने फिक्स एसेट परचेस किया और सर्विसेज लिए तो भी इनपुट GST मिलेगा आपको, तो वो CGST हो सकता है, SGST, IGST, कौन सा भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ एसेट और सेल ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस को सेल नहीं करते हैं ना, सर्विस सप्लाई करते हैं, तो जो हम टैक्स पे करेंगे उसको क्रेडिट किया जाता है एंट्री में, जर्नल एंट्री में। इनपुट GST क्या करोगे, डेबिट, आउटपुट GST क्रेडिट। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में CGST पेड इज डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट and SGST paid is debited to input SGST and CGST charged is credited to output CGST and SGST charge is credited to output SGST। अभी इंटरस्टेट में IGST पेड होता है ना, तो इनपुट IGST अकाउंट एंड IGST चार्ज इज क्रेडिटेड टू आउटपुट IGST अकाउंट। रिवर्सल ऑफ GST, इनपुट GST पेड एट द टाइम ऑफ परचेस आर रिवर्स्ड। कभी कब रिवर्स होंगे, इन फॉलोइंग सिचुएशंस 1 2 3 4 5 6 में वो रिवर्स करना है। परचेस रिटर्न में एंट्री रिवर्स होती है ना, तो उसके साथ साथ इनपुट टैक्स भी रिवर्स होगा। पहले डेबिट दिया है तो क्रेडिट। ड्रॉइंग्स में भी रिवर्स होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में भी वो
रिवर्स होगा। रीजन, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज, मतलब आपने ही कंज्यूम कर लिया ना उसको, तो कंज्यूमर आप ही हो गए, तो आगे आप किसी को चार्ज नहीं करने वाले हैं, आप ही लास्ट कंज्यूमर हो गए। फ्री सैंपल में भी आप ही लास्ट कंज्यूमर हो गए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट इफ द सेम डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। सो आपने गिफ्ट दे दिया तो कंज्यूमर लास्ट आप ही हो ना। देन गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लाईज विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट। सो जिसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो वो कहाँ पर है, इंटरमीडिएट टैक्स में है आपको, कि कुछ कुछ जीएसटी का पेमेंट करने के बाद भी आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो ऐसे वाले कौन से गुड्स है, तो वो आप जीएसटी एक्ट में इंटरमीडिएट में सीखोगे। तो जिसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो वो भी क्या करना है आपको, रिवर्स। आउटपुट जीएसटी इज चार्ज इज रिवर्स्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेसर, मतलब सेल्स रिटर्न के केस में ना, सिर्फ एक ही केस में रिवर्स होगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, input GST account is credited when the when tax is paid by utilizing input tax. Double entry system, double entry bookkeeping records need to show the GST values separately so that the purchases, expenses and sales are posted net, that is without the addition of GST. So देखो, journal entry in case of sale of goods or सर्विसेज। सो अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स अकाउंट डेबिट, ग्रॉस अमाउंट डेबिट करती है क्योंकि कस्टमर से आप इंक्लूडिंग जीएसटी लोगे। टू सेल्स नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, यहाँ पर टैक्स की अमाउंट आएगी। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है डेटर्स टू सेल। इसमें और एक अकाउंट कौन सा ऐड हो गया, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंट्री क्या होती है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एक क्या ऐड हो जाएगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। नाउ जर्नल एंट्री इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो ये आउटपुट टैक्स हमने क्रेडिट किया था कौन से एंट्री में, सेल्स के एंट्री में, जो हमने कस्टमर से लिया था। अभी इसका पेमेंट करना है ना हमें गवर्नमेंट को, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी लायबिलिटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, इसका आप क्रेडिट लोगे ना, यूटिलाइज करोगे, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी, टू बैंक एंड रिमेनिंग पे करोगे। ये कौन सी एंट्री हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। सो 50,000 के 2 जीरो हटाओ, 500 हो गए, तो ये 1% हुआ, 2 जीरो हटाए, मतलब हमें 1 नहीं 9% चाहिए। 4,500 each. So purchases account debit 50,000, input CGST account debit 4,500, input SGST account debit 4,500 to Sahil account 59,000. तो साहिल को टोटल 59,000 पे करना है, 50,000 फॉर गुड्स एंड 9% जीएसटी। ओके, सो 50,000 का 18% करोगे तो 9,000 हो जाता है, करेक्ट। सो वो 9,000 का हाफ 4,500 ईच। सो एंट्री समझ में आ गई क्या ये। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months. So 40,000 के परचेज किए हमने गुड्स, बट हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, मतलब
10% मतलब 4000, सो 40,000 माइनस 4,000 दैट इज 36,000। ठीक है, इसमें 9% ईच है ना, सो करो 36,000 इंटू 9% ईच, 3240 टोटल करो। 42,480 इसमें से 20,000 इमीडिएटली पे किया है ना उसने, तो बाकी का पेएबल है। 22,480 इज पेएबल। ठीक है, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 36,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, टू कैश 20,000 एंड 20,000 टू सप्लायर रिमेनिंग 22,480। सप्लायर का नाम दिया है उन्होंने सैम। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट 36,000 आफ्टर डिडक्टिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, टू सैम्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट 20,000 वो हम इमीडिएटली सैम को पे कर रहे हैं एंड रिमेनिंग पेएबल है। नेक्स्ट आप पढ़ो। Goods costing 20,000 withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST 9% each. 20,000 के 2 zeros हटाए मैंने तो 200 होगा, इंटू 9 किया तो 1800। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 20,000, ठीक है, एंड टू इनपुट CGST 1800, टू इनपुट SGST 1800, ऐसे टोटल 23,600 को ड्रॉइंग्स का डेबिट होगा। तो यहाँ पर हमने इनपुट GST को रिवर्स किया ना, रिवर्स ऑफ इनपुट GST। ठीक है, क्यों रिवर्स किया? क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर हम हैं। समझ में आ गया ना ये? देन पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। 2 zeros हटाओ तो 1% पे आ जाओगे। 300 इज 1%, हमें 6% चाहिए। 1800 ईच। सो रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू CGST 1800 टू SGST टू नहीं डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1800 टू गगनदीप 33,600 टोटल। सो रेंट पे मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पे भी जो हम टैक्स पे करेंगे उसका हमें क्रेडिट मिलने वाला है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% रिटर्न टू सैम, परचेस रिटर्न, and such goods were purchased by paying CGST and SGST 9% each. So 5,000 goods है, trade discount before trade discount, so after trade discount 4,500 हो जाएंगे ना। 10% डिस्काउंट मतलब 500 का डिस्काउंट, वो लेस करके 4,500 इंटू 9% करो each। $405 ओके। परचेस रिटर्न, सप्लायर इज द रिसीवर, सप्लायर का नाम है सैम। सो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। सैम अकाउंट को ये अमाउंट बाद में लिखनी है क्योंकि वो टोटल करनी है ना। टू परचेस रिटर्न 4,500 टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट 405 टोटल करो। 4,500 प्लस 405 प्लस 405 5310 सैम को डेबिट में जाएगा। परचेस फर्नीचर फॉर ₹44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%, इंक्लूडिंग है वो, मतलब अगर फर्नीचर 100 का है
तो जीएसटी 12 है एंड इंक्लूडिंग जीएसटी 112 है, हाँ ना। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी हुआ, ये जीएसटी हुआ एंड ये इंक्लूडिंग जीएसटी हुआ। अभी जो आपको अमाउंट दी है वो कौन सी दी है? इंक्लूडिंग 44,800। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीएसटी की अमाउंट निकालो, 44,800 इंटू 12 अपॉन 112, 4,800 इज जीएसटी अमाउंट ना। तो 44,800 माइनस 4,800, 40,000 फर्नीचर की अमाउंट हुई। सो फर्नीचर अमाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक 44,800। आईजीएसटी के लिए अच्छा है ना, बाइफरकेट नहीं करना पड़ता है। एंड नाम नहीं दिया है सप्लायर का, तो क्या एज्यूम करना है? इमीडिएटली कैश पे की है। परचेज पर मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड 1 lakh immediately and balance to be paid after 2 months. So 1,40,000 पे into 9%, 12,600. So machinery account debit to, sorry, machinery account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank. Immediately हमने 1 lakh पे किया था and remaining payable after 2 months ना, to Symphony Industries. सो ये टोटल करनी है 1,40,000, करो कैलकुलेटर पे, प्लस 12,600 प्लस 12,600, सो टोटल आ रहा है 1,65,200 माइनस 1 lakh, सो 65,200 विल बी पेएबल। ये इमीडिएटली पे किया है, रिमेनिंग आफ्टर 2 months। सो ये आज होमवर्क के लिए करोगे सॉल्व। इलस्ट्रेशन 8 एंड 9 का ट्राई करो, पहले नहीं आ रहा है तो हम कल करेंगे, और आपको आ गया तो लेजर स्टार्ट करेंगे। 8, 9, 10 मतलब ये हो जाएगा चैप्टर। सो होमवर्क में इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 आप ट्राई करो एंड ये ट्रू और फॉल्स भी ट्राई करो। ट्रू और फॉल्स आपको आते हैं 12 मार्क्स के लिए, पहला क्वेश्चन वही होता है ना, मैंने बताया था आपको, ठीक है। यस, सो होमवर्क समझ में आ गया? हाँ। सो कल 11:30 to 1:30 अभी वो चेक करो ओपन हो रहा है क्या फॉर्म ऑनलाइन।